हेलो स्टूडेंट, योर हिंदी टीचर वेलकम माय ऑनलाइन वीडियो। स्टूडेंट, कल हम आपकी बुक परिवेश से चैप्टर 5 ओस, जो एक कविता है जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं, कल हम लोगों ने इस कविता को पढ़ा और उसके साथ साथ उसके अर्थ को भी हम लोग जाने। आज हम लोग उसी पाठ का, उसी चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके पहले हम सोहनलाल द्विवेदी जी के जीवन परिचय के बारे में जान लें कि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो क्या थे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले हम सबसे पहले सोहनलाल द्विवेदी जी के जन्म के बारे में जानते हैं, जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कानपुर के बिदंगी नामक स्थान पे हुआ था। सोहनलाल द्विवेदी जी यूपी के ही रहने वाले थे। तो सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में कानपुर के पास, फतेहपुर जिला था, कानपुर के पास बिदंकी नामक स्थान पे हुआ था। उनके गांव का नाम बिदंकी था। इन्होंने वाराणसी से एमए तथा एलएलबी किया था। उन्होंने वाराणसी से, मतलब बनारस से एमए और एलएलबी, जो वकील लोग एलएलबी वही करते हैं जो वकील होते हैं, तो उन्होंने ये दोनों डिग्री बनारस से प्राप्त किया था। फिर आजीवन निष्काम भाव, बिना किसी स्वार्थ के वो आजीवन, मतलब उन्होंने जब तक अपना जीवन बिताया निष्काम भाव से साहित्य सर्जना की। इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया गया। ये जब इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा बनारस से कंप्लीट कर ली, पूरा कर ली, तो फिर आजीवन में जब तक वो जिए, उन्होंने निष्काम भाव से साहित्य सर्जन किया, साहित्य की सर्जना की और इन्हें राष्ट्र कवि के उपाधि से अलंकृत किया गया तथा 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया। पहले तो ये राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किए गए, सुशोभित किए गए, लेकिन बाद में सन 1969 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री उपाधि से प्रदान कर सम्मानित किया। 1 मार्च 1978 को 1988 1 मार्च 1988 को राष्ट्र कवि सोहनलाल द्विवेदी जी चीर निद्रा में लीन हो गए। मतलब उनका 1978 में सोहनलाल द्विवेदी जी का क्या हो गया? निधन हो गया। जो चिर निद्रा मीन्स हमेशा के लिए जो सो जाता है। तो 1978 में राष्ट्रकवि सोहनलाल द्विवेदी जी चिर निद्रा में लीन हो गए, मतलब वो उनका निधन हो गया। तो कल हम लोगों ने अपनी वीडियो में सोहनलाल द्विवेदी द्वारा लिखित रचित उस कविता का नाम ओस है और इस कविता में कवि ने, सोहनलाल द्विवेदी जी ने ओस की इतनी खूबसूरत वर्णन किया है। ओस की बूंद गिरी हुई है, जो उसकी बूंद पड़ रही है, उसका वर्णन इतना अच्छा किया है कि सुबह की बेला में, सुबह के समय जो घास पे, जो फूलों पे, पत्तों पर, वन पर, उपवन पर हर जगह ओस बिखरा हुआ है। कवि ने, मतलब सोहनलाल द्विवेदी जी ने भिन्न भिन्न अलग अलग उपमाएं देकर ओस का मनोहारी, मन को हरने वाला
वर्णन किया है इस कविता का। कल हम लोगों ने इस कविता को पढ़ लिया था अर्थ सहित। अब हम इसके कुछ एक्सरसाइज करेंगे। जैसे आपका एक्सरसाइज है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है ये। आपके बुक में मौखिक प्रश्न होते हैं, लिखित जिसमें लघु उत्तरी होते हैं, ये आपके दीर्घ उत्तरी हैं। ये बहुत लंबे लंबे प्रश्न होते हैं, प्रश्न के उत्तर बहुत लंबे होते हैं। ये कोई बाहरी नहीं है, ये आपके पोयम से, आपके कविता से ही पूछा गया है। ठीक है, एक लाइन में आपका है कि कविता में रत्न किसे और क्यों कहा गया है। कल हम लोगों ने पोयम जब पढ़ा तो उसमें लिखा था ना कि रत्न रत्न, तो पूछ रहा है कि कविता में रत्न किसे कहा गया है और क्यों। कल हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि रत्न किसे कहा गया है और क्यों। आपकी कविता में आपका जो तीसरा पैराग्राफ है, लुट गया है कौन जोहरी, लुट गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन हैं नाना। यही रतन, उसी रत्न को कवि कह रहे हैं। इस प्रश्न में पूछा गया है कि कविता में रत्न किसे और क्यों कहा गया है। तो इसका हम आंसर दे रहे हैं कि कविता में रत्न किसे कहा गया है। इस कविता में वर्णन किसका हुआ है, केवल ओस का हुआ है, ओस की बूंदों का हुआ है। तो यहाँ रत्न किसे बोला गया था, ओस को। यहाँ पे रत्न किसे बोला गया था, ओस को, क्योंकि रत्न ही क्या था आपका, ये रत्न ही इस पूरे कविता में, ओस ही आपका कविता है। और इस ओस के बूंदों को सोहनलाल द्विवेदी जी अनेक उपमाएं दे देकर बताई हैं। तो यहाँ रत्न ओस की बूंदों को बोला गया है। तो कह रहे हैं कि कविता में रत्न ओस को कहा गया है जो सुबह सवेरे, जो मॉर्निंग में, जो सुबह प्रातः काल सुबह सवेरे रत्न की भांति चमकती है। आप कभी भी, आप जब ठंडी का समय आएगा तो आप ओस की बूंदों को देखिएगा, अगर फूलों पे, पत्तों पे या घास पे पड़ती हैं तो वो चमकती हैं। तो कह रहे हैं सुबह सवेरे रत्न की भांति चमकती है। रत्न अनमोल पत्थर की भांति होती है। रत्न कई प्रकार के होते हैं। पत्थर जो होते हैं, आप लोग देखे होंगे रंग बिरंग पत्थर हो जो मिलते हैं, वो बहुत ही कीमती होते हैं, जो समुद्रों से मिलते हैं। तो इस ओस की बूंदों को उन्होंने किसकी उपमा दी है, मतलब ओस की बूंदों की उपमा रत्नों से दी है, जो क्या होता है, अनमोल एक पत्थर होता है, जिन्हें जौहरी अपने खजाने में रखता है। जौहरी जो सुनार लोग होते हैं, जो हीरे जवाहरात और जो अनमोल पत्थर होते हैं जिसकी परख होती है, वो अपने खजानों में रखते हैं। यहाँ कवि ने कल्पना की है, कवि ने केवल कल्पना करके इस ओस की बूंद, जो आपकी ओस कविता है, कल्पना के द्वारा उन्होंने लिखा है कि ओस की बूंद उन रत्नों के समान है, उन रत्नों के समान लग रही है जिसे ईश्वर रूपी जौहरी ने फूल पत्तियों पे बिखेर दिया है। यहाँ जौहरी जो ईश्वर रूपी, मतलब ओस आपका ऊपर से ही गिरता है। तो उन्होंने, सोहनलाल द्विवेदी जी ने बस कल्पना मात्र से ओस की बूंदों का इतना अच्छा वर्णन किया है। तो पहला जो क प्रश्न है, कविता में रत्न किसे और क्यों कहा गया है, तो हम इसका पीडीएफ आपको भेजेंगे, आप उससे भी देख लीजिएगा और आप उसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है आपका, ये प्रश्न है कि ये आपका दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि कवि को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है। कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है। हम लोगों ने जो कविता पढ़ा था उसका चौथा पैराग्राफ है कि बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी से ये दिवाली, वन उपवन में जला दी है किसने, दीपावली निराली।
आपकी कविता, आपके पोयम से ही प्रश्नों का निर्माण हुआ है और आपके पोयम में ही उस प्रश्नों का उत्तर है। ठीक है, तो बोल रहे हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, कवि कह रहा है, कवि को ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है, सोहनलाल द्विवेदी को ऐसा क्यों लग रहा है कि उपवन में दिवाली मनाई जा रही है। इसका आंसर हम जानेंगे कि कवि को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तो उपवन के फूल, उपवन में कई तरह के फूल पौधे होते हैं। गेंदे के होते हैं, चमेली के होते हैं, जैस्मीन के होते हैं, गुलाब के होते हैं, मतलब कई तरह के फूल पौधे होते हैं। तो कह रहे हैं कि उपवन के फूल पत्तों पर पड़ी ओस की जो नन्ही नन्ही, जो छोटी छोटी बूंदों से सूरज की सुनहरी किरण जब पड़ती है, जब ओस सुबह सुबह गिरता है, फूल पत्तियों पे पड़ता है, छोटी छोटी होती, बड़ी बड़ी होती नहीं है, नन्ही नन्ही बूंदों पे सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वो क्या होती है, सुनहरी किरणें जब सूर्य की पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे दिए जल रहे हैं। पहले वाले में कहे थे कि वो किस अनमोल पत्थर के समान है। वो पहले वाले कविता जो प्रश्न था उसमें था कि वो रत्न के समान है, ठीक है, खजानों के समान है। लेकिन दूसरे वाले में कह रहे हैं कि जब सुबह सुबह उपवन के फूल और पत्तियों पे ओस पड़ती है, ओस की जब नन्ही नन्ही बूंदें गिरी रहती है और उस पे सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे दिए जल रहे हैं। इसलिए कवि को लगता है कि जैसे वन उपवन में ओस की बूंदों के द्वारा दिवाली मनाई जा रही है। इतना सुंदर वर्णन बस ये सोहनलाल द्विवेदी जी की कल्पना है, वो बस कल्पना करके लिखे हैं कि उन्होंने कल्पना किया है कि सुबह के समय उपवन में जो फूल पत्तियां हैं उस पे ओस की नन्ही नन्ही बूंदें पड़ी हुई हैं और जब सूर्य की सुनहरी किरण उस पे पड़ती हैं तो जो वो ओस की बूंदें होती हैं वो कैसे होती हैं, ऐसा लगता है कि जैसे दिए जल रहे हैं। इसलिए कवि को लगता है, इसलिए सोहनलाल द्विवेदी जी को लगता है कि ऐसे जैसे वन उपवन में ओस की बूंदों द्वारा दिवाली मनाई जा रही है। अब आपका क्वेश्चन नंबर ग है, भाव लिखिए। आपको दो दो लाइन दिए गए हैं, आपको इसका अर्थ लिखना है कि मतलब इस दो लाइन में क्या भाव, क्या इस दो लाइन कविता, जो दो लाइन की कविता है पोयम, इसका क्या भाव है। ये भी आपकी कविता से ही दिया गया, बाहर से नहीं दिया गया। कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। कौन रात में, हम लोगों ने पढ़ा था पहले ही पैराग्राफ में कि कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरो की लड़ियाँ। कभी इन पंक्तियों में ओस की सुंदरता को हीरो के समान उज्जवल मीन सफ़ेद कहा है। कवि ने इन पंक्ति में, ये जो दो लाइन की पंक्तियां हैं, इसमें ओस की सुंदरता को किससे किया गया, हीरो की समान उज्जवल कहा गया, सफ़ेद कहा गया है। जिन्हें रात के अंधेरे में लड़ियों के रूप में गूंथ गया है। कोई जो है जो रात का मौका पाकर क्या करता है कि रात का समय है और वो क्या होता है कि अंधेरों में लड़ियाँ, मालाएं, कड़ियाँ मीन्स लड़ियाँ होती हैं, लड़ियों के रूप में कोई गूंथ गया है, पिरो गया है। अर्थात घास पर बिछी ओस की बूंदें, घास पर बिछी ओस की बूंदें जो हैं वो हीरो की कड़ियों के समान, हीरो की लड़ियों जैसी सुंदर और उज्जवल लग रही है। ये दो लाइन का भाव है। अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो इसका पीडीएफ मैं भेजूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा। कवि ने इस पंक्ति में ओस की सुंदरता को हीरो के समान उज्जवल कहा है, जिन्हें रात के अंधेरे में लड़ियों के रूप में कोई गूंथ गया है। अर्थात जो घास पर बिछी ओस है, जो सुबह सुबह घास पे बिछी ओस हैं, ओस की बूंदें हैं, उन्हें हीरो की कड़ियों जैसी सुंदर और उज्जवल लग रही
है। आपका दूसरा भाव है, दूसरा जो पंक्ति है, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना। वो कौन ऐसा जोहरी है, पारखी है, जो अपने घर का सारा खजाना लुटा गया है। इसका भाव कवि को लगता है कि वन उपवन फूल पत्तियों पर बिखरे ओस की बूंदें किसी जोहरी के घर में भरे हुए खजाने के रत्न हैं जिन्हें उसने लुटा दिया है। कवि की कल्पना है, सोहनलाल द्विवेदी जी की ये कल्पना है कि वन उपवन फूल पत्तियों पर बिखरी जो ओस की बूंदें हैं वो किसी जोहरी, किसी पारखी के घर में भरे हुए खजाने के समान है, रत्न के समान है, जिन्हें उसने क्या कर दिया है, लुटा दिया है। फिर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है। कवि, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कवि ने मोती की लड़ियाँ किसे कहा है, तो आपको पता है ओस के कड़ों को कहा है। उसके बाद है कवि ने उज्ज्वल किसे कहा, कविता में उज्ज्वल किसका विशेषण है, तो किसका विशेषण है, हीरो का विशेषण है। कवि अंजलि में भरकर क्या ले जाना चाहता है, जो आपके पोयम का लास्ट पैराग्राफ है वो कहते हैं ना कि मेरा मन करता है, मेरा जी करता है कि इन ओस के कड़ों को अपने अंजलि में भरकर अपने घर ले जाऊं, तो यहाँ ओस की कड़े होंगी। फिर आपके नेक्स्ट है कि इन पंक्तियों को पढ़िए। कौन दमकते हैं यूं दमदम, पत्तों पर फूलों पर पग पग। उपर्युक्त पंक्तियों में दमदम पग पग 2 बार अर्थात जोड़ा बनाकर लिखा गया है। इन शब्दों को शब्द युग्म या पुनरुक्त शब्द कहते हैं। शब्द युग का अर्थ होता है शब्दों का जोड़ा। शब्द युग कई प्रकार के होते हैं। आपका नेक्स्ट है कि उसी के अनुसार कविता में 5 शब्द युग्म जो छाट कर दिए गए हैं, उनसे एक वाक्य बनाना है। जैसे जगमग, जगमग, तो सौरभ के घर में दिए जगमग जगमग जल रहे हैं। आपको शब्द युग्म दिया गया है, ठीक है। तो आपका इन्हीं में से आपको छाट कर शब्द के वाक्य प्रयोग करने हैं। चमचम, उल्लू की आंखें रात के अंधेरे में क्या होती है, चमचम करती है, चमकती है। दमदम, नभ पर मतलब आकाश में तारे क्या होते हैं, दमदम दमकते हैं। उसके बाद है पग पग, बगीचे में पग पग, पग पग मतलब जब हम पैर 1 पग 2 पग रखते हैं तो उसी को कहते हैं बगीचे में पग पग। ओस कड़ नजर आ रहे हैं, निरख निरख, देख देख, बार बार देखना। कवि ओस की शोभा को निरख निरख कर, देख देख कर कविता बनाना चाहते हैं। कवि ओस की शोभा की सुंदरता को देख देख कर क्या फिर से उस पर एक कविता लिखना चाहते हैं। आपका दूसरा है इसका कि नीचे दिए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। ये वर्ण विच्छेद हैं, ठीक है। इसका दिवाली इसको अलग किया गया है, वर्ण विच्छेद एक एक को अलग किया गया है। जैसे द प्लस ई प्लस प प्लस आ प्लस व प्लस अ प्लस ल प्लस ई, इसको एक शब्द है उसको क्या किया गया है, वर्ण विच्छेद किया गया है। ऐसे ही इन शब्दों में आए वर्णों को एक एक ध्वनियाँ अलग की गई हैं, एक एक ध्वनियों को अलग किया गया है, जिन्हें वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मोती का हमने किया है, जुगनू का किया है, निराली का किया है, बिखरे जोहरी कविता, ये सब आप लोग अपने फेयर में कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है नीचे दिए रंगीन शब्दों के अर्थ लिखने हैं, ठीक है। तो दिया है मोहन घर चला गया, घर मीन्स होता है गृह, उसके मन में बुरे विचार घर कर गए। अब दोनों घर का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है। तो एक घर का गृह हो गया और एक घर का मतलब दिल में बैठ गया, उसके मन में मतलब उसके मन में कौन, मोहन के मन में बुरे विचार क्या कर गए हैं, दिल में बैठ गए हैं। पत्ते, वह पत्ते खेल रहा है, एक पत्ते में ताश होता है और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, और एक पत्ते का मतलब होता है पत्तियां जो पेड़ पौधों में लगे रहते हैं। गलत काम मत करो,
एक गलत मत का मीन्स नहीं, और मैंने अपना मत रख दिया, और एक मत का मतलब होता है पक्ष विचार। लोग कहते हैं ना मैंने अपना मत दे दिया, मतलब मैंने अपना पक्ष रख दिया, मैंने अपना विचार कर व्यक्त कर दिया। और एक मत, गलत काम मत करो, मत मीन्स लोग कहते हैं ये काम मत करो, मतलब उसका मतलब होता है नहीं। शब्द दोनों एक हैं लेकिन उसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। पेड़ के जड़ में एक सांप है। जड़, पेड़ पौधे का मूल भाग जो जमीन में रहता है उसको क्या कहते हैं, जड़। विपुल आलसी और जड़ बुद्धि है, इसमें व्यवहारिक बुद्धि न हो। जिसमें व्यवहारिक बुद्धि न हो मतलब जो मूर्ख होता है। तो एक जड़ मीन्स होता है पेड़ों का जड़ जो जमीन के अंदर होता है, और एक जड़ मीन्स होता है बुद्धिहीन, जिसके पास जो मूर्ख होता है। फिर आपका है नीचे दिए गए वाक्यों का प्रयुक्त रंगीन शब्दों के में विलोम लिखना है आपको। रात का दिन होता है, फूल का कांटे होता है, आकाश का जमीन होता है, खुशी का गम होता है, और भरा का खाली होता है। आपको पता है कि विलोम का उल्टा होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपका है विकल्प में से उचित विशेषण चुनकर स्थान भरिए। तो घास पर ओस ओसियोस, तो कैसी है घास, हरी है। उसके बाद है कि हीरो का हार बहुत ही खूबसूरत है, तो चमकते हैं हीरे क्या है, चमकते हैं। तो आज हमने आपके इस वीडियो में सोहनलाल द्विवेदी के मतलब कवि जो हैं उनके जीवन परिचय को जाना, कि उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। और फिर उसके बाद हमने आपकी जो बुक का एक्सरसाइज है उसको हम लोगों ने सॉल्व किया। अगर और कहीं प्रॉब्लम होगी इसके लिए आपको PDF भेजा जाता है, आप PDF के द्वारा भी उसको समझ सकते हैं। थैंक यू।